नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहद। तो एक अहम और बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूं और ये खबरें जो है जो मैं आपको बताने जा रही हूं, दरअसल देश के 3 सबसे महत्वपूर्ण राज्यों की ये खबरें हैं। मैं आपको बताने जा रही हूं कि उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा दांव खेला है नितिन गडकरी को लेकर। उद्धव ठाकरे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे महाराष्ट्र में और ये तुलजापुर की एक जनसभा थी जहां उसको संबोधित वो कर रहे थे और उन्होंने नितिन गडकरी को ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि नितिन गडकरी जो है महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बन जाए, हम उनको टिकट देंगे, वो चुनाव लड़े और हम आपको फिर बताएंगे कि कैसे आप चुनाव जीतेंगे। क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो पहली लिस्ट आई है उस पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं है और इसी को आधार बनाते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया है और वही नितिन गडकरी को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। एक खेल खेला है यहां पर उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि नितिन गडकरी को दिल्ली के आगे झुकना नहीं चाहिए, उन्हें किसी भी कीमत पर झुकना नहीं चाहिए। उनके लिए दरवाजे महाविकास अघाड़ी के खुले हुए हैं, वो यहां पर आए, हम उनको टिकट देंगे और वो चुनाव लड़े और फिर हम उनको बताएंगे कि कैसे चुनाव जीता जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर भी प्रहार किया और बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि जिस नेता ने यानी नितिन गडकरी ने बीजेपी को यहां तक वो लेकर आए, खासतौर पर महाराष्ट्र में उसको पूरे तौर पर खड़ा किया, बीजेपी को, एक पार्टी को, उसी का नाम ही अभी लिस्ट से गायब है। जाहिर सी बात है इससे बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है और बीजेपी की तरफ से भी इसको लेकर बयान आया है और ये कहा गया है उनकी तरफ से कि उद्धव ठाकरे जो है वो बाहर का सामना देखते हुए इस तरह की बातें यहां पर कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आपको ये पता है कि नितिन गडकरी लगातार नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी की आपस में बनती नहीं है, ये सबको पता है। लगातार वो इस तरह के बयान वो देते रहते हैं और कभी कभी तो अपने ही सरकार के खिलाफ या उनकी पॉलिसीज को लेकर उनको क्रिटिसाइज करते हुए नितिन गडकरी नजर आते हैं। तो क्या नितिन गडकरी उद्धव ठाकरे का ये ऑफर कबूल करेंगे? क्या क्योंकि उद्धव ठाकरे और नितिन गडकरी जो है उनकी भी काफी नजदीकियां हैं और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार चला चुके हैं, वो गठबंधन में रह चुके हैं, दोनों नेताओं की नजदीकियां बहुत है। भले ही अब अगर हम देखें तो कैसे जो एक तरह से तोड़ा गया है एनसीपी को और शिवसेना को, दो फाड़ कर दिए गए हैं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी तरीके से तोड़ फोड़ के या किसी भी तरह से खरीद फरोख्त करके उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि सरकार बनाना, चुनाव में जीत हासिल करना। लेकिन यही उसकी जो तोड़ फोड़ की जो राजनीति है, जोड़ तोड़ की जो उसकी राजनीति है, जोड़ती तो वो नहीं है, सिर्फ तोड़ने की जो उसकी राजनीति है, वो अब उसके लिए ही गले की फांस बनती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र और बिहार दो ऐसे राज्य हैं फिलहाल जहां पर एनडीए में पूरे तरीके से फूट है। आपको पता ही है कि अमित शाह अभी महाराष्ट्र के दौरे पर थे, उन्होंने एनसीपी के अजित पवार और शिवसेना जो उनके साथ मौजूद है उनको दोनों को उन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरीके से बात बनती हुई नजर यहां पर नहीं आ रही है और दो पार्टियों को उन्होंने तोड़ तो दिया है। और इससे पहले जाहिर सी बात है कि सिर्फ 4 पार्टियां थी महाराष्ट्र में, लेकिन अब 6 पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि एनसीपी टूट के 2 हिस्सों में बंट गई है और शिवसेना टूट के 2 हिस्सों में बंट गई है। और महाराष्ट्र में किस तरह से किसको कितनी सीटें दी जाए, इस पर अभी पूरे तरीके से संकट के बादल जो है मंडराए हुए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र से 48 सीटें आती हैं और यही कमोवेश हाल जो है उसका बिहार में है। बिहार में आपको पता है नीतीश कुमार के आने के बाद वहां पर पूरे तरीके से जो गठबंधन है उस पर संकट के बादल मंडराए हुए हैं। चिराग पासवान चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान का सीधे तौर पर यह कहना है कि उनकी पार्टी को 2019 में जब उनके पिता जीवित थे रामविलास पासवान 6 सीटें उनको मिली थी, तो अभी उन्हें 6 सीटें और एक राज्यसभा की सीट चाहिए। वही उनके जो चाचा हैं जिन्होंने जो पार्टी से अलग हो गए थे वो भी 6 सीटों की मांग कर रहे हैं और यही कमोबेश हाल चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, इन तमाम लोगों का भी वैसा ही हाल है। और बिहार में भी गठबंधन बीजेपी का वो एक तरीके से की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। खबरें तो ये भी है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच में बातचीत चल रही है और हो सकता है कि चिराग पासवान एक बड़ा झटका
बीजेपी को दें, उस गठबंधन को दें जो बिहार में है, और हो सकता है कि वो महागठबंधन का दामन थाम ले, क्योंकि उनकी दाल यहां पर गलती हुई नजर नहीं आ रही है और वो किसी भी तरीके से झुकने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनको भी लगता है, चिराग पासवान को, कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी वो मान गए तो फिर उसके बाद उनकी अपनी पार्टी में हैसियत क्या रह जाएगी, और क्या ये जो लड़ाई है एक तरह से वर्चस्व की भी लड़ाई है, क्योंकि एक पार्टी जो दो हिस्सों में बढ़ गई है, और वो लगातार वो क्लेम ये करते रहे चिराग पासवान कि दरअसल वही असली एलजेपी है। तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूं, आपको पता है, आपने हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मेरा कार्यक्रम वो देखा हो जिसमें मैंने बताया था कि मायावती क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है, इसको लेकर लगातार अटकलें जो है, अटकलों का बाजार गर्म है, और वो खबर मैंने आप तक पहुंचाई थी। अभी खबर ये है जो महत्वपूर्ण है कि प्रियंका गांधी और मायावती की आपस में बातचीत हुई है, और ये बातचीत बहुत लंबी चली है, बहुत लंबी ये बातचीत चली है। और जाहिर सी बात है, चुनाव से पहले अगर एक बड़े कद्दावर नेता की दूसरे कद्दावर नेता से अगर बातचीत हो रही है तो कोई ऐसे ही कोई हंसी ठठेले की तो बात नहीं हो रही होगी। चुनाव से पहले बातचीत यही हो रही होगी कि कैसे मायावती को किसी तरीके से कन्विंस किया जाए, उन्हें इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। और अगर ऐसा होता है, और जो मैंने आपको महाराष्ट्र की और बिहार की खबर बताई, तो इन तीन राज्यों में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से 80 सीटें आती है, महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां से 48 सीटें आती हैं, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से 40 सीटें आती हैं। पहले से ही तेजस्वी यादव ने जिस तरह से वहां पर रैलियां की है, जो उन्होंने यात्रा की है, और अभी जो रैली हुई थी पटना के गांधी मैदान में जहां 10 लाख से ज्यादा लोग उमड़े थे, आपको पता है कि उसने बीजेपी की नींदें उड़ा दी है। नारा भले ही दिया जा रहा हो 400 पार का, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर भले ही अपने लिए माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन चुनाव जो है वो वोटर्स वो वहां तक पहुंचे, अपना वोट दें, उससे जीता जाता है। और अभी फिलहाल स्थिति इन तीनों राज्यों में बीजेपी के लिए गले की हड्डी ही बनती हुई नजर आ रही है। 80 में से 80 की बात कर रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि 40 पर, उत्तर प्रदेश में 40 पर भी 40 सीटें भी उसको मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और अगर मायावती आ गई तो आप समझ सकते हैं फिर खेल कैसे पूरे तरीके से पलट जाएगा इंडिया गठबंधन के फेवर में। आज इसी पर हम बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, बेहद खास मेहमान हैं आज मेरे साथ। दो आप देख सकते हैं जाने माने चेहरे हैं। राजू पेरुलकर जी हैं नागपुर से, महाराष्ट्र से मेरे साथ जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र की सियासत, देश की सियासत, उसकी नब्ज को बहुत अच्छे से जानते और परखते हैं, और अपनी बेबाक राय के लिए वो जाने जाते हैं। और मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपको पता ही है कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जाना माना चेहरा है, और वो तो अपनी बेबाक राय के लिए बहुत कुछ भुगत भी चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। और शुरुआत क्योंकि मैंने महाराष्ट्र की खबर से की है, इसलिए राजू जी शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। ये जो खबर है, उद्धव ठाकरे ने जो ऑफर दे दिया है नितिन गडकरी को, और नितिन गडकरी की दिल्ली से बिल्कुल नहीं बनती है, ये भी सबको पता है, कुछ छिपा नहीं है। ये इस ऑफर को आप कैसे देखते हैं, और महाराष्ट्र की सियासत में इस ऑफर ने क्या खलबली मचा दी है? देखिए, मैं कुछ भी कहने से पहले एक बात, पहले जैसे कि वैधानिक सूचना होती है, वैसे एक बात कहना चाहूँ कि ये सारी राजनीति एक तरफ और ईवीएम की ताकत एक तरफ। जब तक वो मोदी जी के पास और शाह के पास ईवीएम की ताकत है, तब तक ये सारी राजनीति है, उसका एक तोड़ उनके पास है। खैर, ये मैं वैधानिक चेतावनी दी थी मैंने, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। रही बात नितिन गडकरी की, नितिन गडकरी जी ने पहले भी नाराजगी अपनी जाहिर जताई थी कि उन्होंने एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में यह बताया था कि उनको पूछा गया कि अभी जो बीजेपी के साथ शिवसेना है, तो फट से गडकरी बोले नहीं, अभी बीजेपी के साथ शिवसेना नहीं है। तो लोग, सामने वाला शॉक हो गया, वो बोला क्या बात करें आप, वो जो अभी है वो शिंदे सेना। हाँ, बोले वो उसको शिवसेना कह रहे हैं आप, ठीक है, राजनीति में कुछ कंपल्शन होते हैं, ऐसा करके उन्होंने बात को टाल दिया और बहुत सारी बात आगे की, लेकिन वो इसके पक्ष में थे, क्योंकि मैं जानता हूं। दो चीजें हैं, देखिए कि एक राजनीति 10 साल पहले की जो तक थी, जिस राजनीति का हिस्सा गडकरी भी रह चुके हैं, जिसमें नेताओं के पार्टियां अलग हो लेकिन घरेलू संबंध होते थे, ये बात मोदी ने पूरी तरह से खत्म कर दी। और जबकि धर्म हो,
जाति हो या कुछ भी हो, लेकिन अच्छे रिलेशन होते थे। तो गडकरी और ये तो गठबंधन में थे, गडकरी और बाला साहब ठाकरे के टाइम से। आपको ये याद है, मैं आपको बताता हूँ, एक याद बताता हूँ ताकि गडकरी कितने करीब है ठाकरे फैमिली के, उससे आपको पता चलेगा। जब वो दौर था जब लोग अपना क्रेडिट भी बांट कर लेते थे, यानी फोटो अकेले के नहीं निकलते थे। वो जमाना था, तस्वीरें भी अकेले की नहीं खिंचवाई जाती थी। तब बाल ठाकरे को उनके भतीजे हैं राज साहब ठाकरे, उन्होंने खड़ा किया वो जो पहला एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बना था वहां पर, और फोटो खींच रहे थे कि अपने चाचा की प्रगति की वो नींव डाली है इन्होंने, तो दिखाया। तो बाला साहब ठाकरे ने इनकार कर दिया कि मेरी अकेले की फोटो नहीं खींचनी चाहिए तुम्हें, अगर ये एक्सप्रेसवे के साथ फोटो खींचनी है तो मेरे साथ नितिन गडकरी जी की भी फोटो चाहिए। ऐसा करके फिर दोनों की मिलके एक फोटो खींची गई, तो वो फोटो आज भी है। तो बाला साहब ने ये कहा कि नितिन गडकरी जी ने ये बनाया है, उनको एक्चुअली उसको नितिन गडकरी को ब्रिजनाथ कहते थे, यानी ब्रिज बनाने वाला आदमी, तो ब्रिजनाथ कहते थे कई बार बाला साहब। तो ये रिलेशन रहे हैं उनके, तो उनके बेटे के साथ भी रहे हैं। और गडकरी वैसे व्यक्ति हैं कि जो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो इंटैक्ट रखते हैं, वो उसको आंच नहीं आने देते। उन्होंने तो बीच में इतनी बेबाकी से बात कही थी, एक साल भी नहीं हुआ होगा, कि कांग्रेस का भी रहना जरूरी है देश में, क्योंकि कांग्रेस के अस्तित्व से ही देश का ऑपोजिशन भी पावरफुल रहेगा और उसको बल मिलना जरूरी है। और खुल के बोला है, तो ये कोई नई बात नहीं है। एक बात, और ये अकेले गडकरी नहीं है, बाकी बोलते नहीं है लेकिन इस पक्ष में हैं और इंतजार कर रहे हैं जब शिकार करने का मौका मिले। देखिए ये जो इस टाइप की राजनीति है ना, वो बाल बच्चे वाले लोग, जो एक्चुअल परिवार वाले लोग हैं, मोदी का परिवार नहीं, एक्चुअल जिनका परिवार है, वो लोगों के लिए ठीक नहीं है। उनको मालूम है आगे जाके कभी ना कभी तख्ता जब पलटेगा तब उनके परिवार पे आंच आएगी, जैसे कि सामने वाले पे आज मोदी जी ला रहे हैं। तो वो बात लोग नहीं चाहते। बीजेपी में सब डरे हुए हैं, इसलिए चुप है, वरना वो अकेले में आप बात करिए तो वो सब यही बात से अनुकूल है कि अगर गडकरी कुछ निर्णय लेते हैं, कोई भी निर्णय, तो वो बात हो जाएगी जो एकनाथ शिंदे ने की, इनके साथ वही प्रेसिडेंस लेके चुनाव आयोग को निर्णय करना पड़ेगा। चुनाव आयोग की बात और ही अलग है, उनकी रीढ़विहीनता की बात पर हम आधा घंटा और बात कर सकते हैं, लेकिन उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो स्थितियां कुछ ऐसी है कि आपको लगता है कि अमित शाह चाणक्य हैं, कई लोगों को, आपको नहीं लगता होगा, लेकिन अमित शाह कोई चाणक्य नहीं है। लोगों के डरा कर कुछ भी किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए, तो वही उन्होंने किया। लेकिन उसके देखिए चाणक्य कौन होता है, यानी चाणक्य भी ऐसा कोई व्यक्ति था या ऐसा नहीं, एक फिनोमिना हम कहे तो वो क्या होता है, ये ब्राह्मणिज्म का प्रतीक है पहले तो, इसको तो निकाल देना चाहिए। चाणक्य नहीं कहे हम लोग का, एक राजनीतिक यानी बहुत बड़ा राजनेता कौन होता है जो आगे की सोचे, कॉन्सिक्वेंसेस देखे। यानी आज मैं जो कर रहा हूं, आज जो बीज बो रहा हूं, उसके 30 साल 20 साल 30 साल 40 साल बाद क्या होगा वो देखे। अपनी पार्टी पे असर क्या होगा, अपनी मातृ संगठन पे क्या असर होगा, देश पे क्या असर होगा, लोगों पे क्या असर होगा। ये तो जैसे कि माफिया जैसे काम कर रहे हैं, तो कि जैसे कि निकाली बंदूक और बिना सोचे समझे किसी को भी ठोक दिया, तो उस वक्त तो वो मर जाता है, लेकिन बाद में बहुत सारी बातें होती है जिसके वो इसमें सत्या में डायलॉग है ना कि हमारा धंधा डर का है, मारने का नहीं है। तो डर तक काफी कांग्रेस ने वो डर तक नहीं रखा, इन्होंने सीधा मारना ही शुरू कर दिया। तो वो पसंद नहीं है ऐसे लोग। 2/3 पीपल इन बीजेपी, और अभी तो मातृ संघ आरएसएस में भी मोदी का परिवार, पहले तो हम संघ परिवार करके बोलते थे, सुनते थे, अब तो मोदी का परिवार हो गया, तो संघ को भी अच्छा नहीं मिला होगा ये। तो बात सब मौके की तलाश में है, आप समझिए। तो बात ये है कि जो कब्र आपने दूसरों के लिए खोदी है उसमें आप गिरने वाले हैं, ये तो पहले से दुनिया के सारे महापुरुष और प्रॉफिट कह चुके हैं, तो ये तो इनके लिए भी होना ही है। जी बिल्कुल। राजू जी, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर लक्ष्मण, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे बिहार की सियासत को लेकर भी मैं बात करूंगी कि वहां किस तरह से एनडीए में क्या फूट हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अक्सर खबरें इंडिया गठबंधन को लेकर चलाई जाती है कि इंडिया गठबंधन में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर देखें तो खुद एनडीए में
कितनी फूट है। महाराष्ट्र और बिहार में तो सीट बंटवारा भी नहीं उनका हो पा रहा है, और ऊपर से उद्धव ठाकरे का ये ऑफर नितिन गडकरी को, और ये भी पता है कि नितिन गडकरी जो है, इसीलिए उन्होंने दिल्ली शब्द का ये इस्तेमाल किया है कि दिल्ली के आगे उन्हें झुकना नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि नितिन गडकरी एक ऐसे नेता है। हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां स्टेज पर प्रधानमंत्री जो है वो सबके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, और सारे नेता जो खड़े हुए हाथ जोड़ रहे हैं। नितिन गडकरी एक ऐसे नेता है जो सीधे अपने हाथ जो नहीं जोड़ते हैं, सीधे हाथ को ऐसे किए हुए खड़े रहते हैं, और ऐसी बहुत सारी हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो अपनी सरकार को क्रिटिसाइज भी करते हुए नजर आए हैं। आप इस ऑफर को उद्धव ठाकरे के और महाराष्ट्र में हो रही सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो बात चूंकि राजू जी ने जहां से शुरू की, मैं भी उसमें जिम्मेदारी समझता हूं कि अपनी सहमति जताऊं कि बैलेट पेपर और ईवीएम वाली उसका एक प्रसंग है, इसी से लोग समझ जाएंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे, और ये मीम्स मटेरियल है एक तरह से, कि विद्यार्थियों से उन्होंने पूछा कि बच्चों तुम्हें सबसे ज्यादा किस पेपर से डर लगता है, तो एक शरारती विद्यार्थी ने बोला बैलेट पेपर से। तो ये असल में यही सवाल है। अगर अकेले सब पर भारी हैं तो उन्हें ये घोषणा कर देनी चाहिए थी कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तो जो ये ईवीएम को या तो जीत और हार का श्रेय दे दिया जाता है ना, उससे मोदी जी की क्रेडिट कमजोर होती है। अगर उनको जीतना ही होगा तो बैलेट से जीत जाएंगे, तो ये एक तो सवाल है, इसलिए जरूरी सवाल है, इस पर बात होनी चाहिए। बहरहाल ये दूसरा एंगल इस पूरी बातचीत का जो आपके सवाल में भी निहित था, वो ये था कि पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लगातार एक ही किस्म की खबरें दिखाती है कि विपक्षी दलों का गठबंधन नहीं बना, गठबंधन टूट गया, बिखर गया, ये सारी चीजें। कभी वो ये नहीं दिखाते कि बीजेपी या एनडीए के गठबंधन में क्या चल रहा है। तो आपने ये दो राज्यों का खेल दिखाया, बहुत सारे राज्यों में ये है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं यूपी में क्या हो रहा है। यूपी की कई सीटें ऐसी हैं जिसमें अभी तक बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, बिहार का नाम ही नहीं आया उस पहली सूची में, महाराष्ट्र में तो खेल ही हो रहा है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा है, क्योंकि वहां असल में कोई परिवार निर्णय नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले तक बीजेपी वो हुआ करती थी जिसमें नागपुर का एक परिवार निर्णय लेता था। अब उस नागपुर के परिवार को एक व्यक्ति के परिवार से चुनौती मिल गई, और यह भी ध्यान रखिएगा वो चुनौती बिहार से ही निकल करके आई, और एक बयान के बाद सब परिवार उनके हो गए। इसका मतलब यह है कि अंदर से बहुत कुछ बिगड़ रहा है। नितिन गडकरी का तो एक ऐसा सैंपल जिसे कहते हैं ना, एक चावल का दाना एक ने उठाया और उससे ये देखा कि बहुत अंदर हलचल है। लेकिन बहुत हलचल वहां भी है, राजनाथ सिंह क्या करते हैं, और तमाम लोग तो गुजर गए। क्या राजनाथ सिंह को यह बात अच्छी लगती होगी कि वो चाहते थे कि उनके बेटे पंकज सिंह, जो कि उन्हीं के बेटे हैं परिवार से, उनको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मंत्री बना दिया जाए। मुख्यमंत्री तो गलती से निकल गया, क्योंकि वहां एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठे हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार तक नहीं होने देते। वहां क्या चल रहा है, दिल्ली और लखनऊ के बीच क्या चल रहा था कि 6 महीने हो गए मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। दिल्ली ने कहा कि जाके मंत्रिमंडल विस्तार करो, मिनिस्टर ऑन वेटिंग लोग घूमते रहे, और मंत्रिमंडल विस्तार तब किया जब फाइल देखने का भी मौका नहीं मिलेगा, आचार संहिता लग जाएगी। ये जो दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रहा था वो क्या है, दिल्ली और बिहार में क्या चल रहा था, कौन गठबंधन तोड़ना चाह रहा था, कौन नहीं हुआ। तो बहुत सारी हलचल उस परिवार में भी है जो यह देख रही है कि भाई एक व्यक्ति इतना हावी हो गया कि वह सबके स्वाभिमान को चुनौती दे रहा है। उसमें से एक चीज नितिन गडकरी की है, जो कि पहले से भी बोलते रहे। लेकिन मुझे एक संदेह है बुशरा जी, एक चीज देखिएगा, कुछ दिन पहले नितिन गडकरी भी बोले थे, वो अपने बयान दे दिए थे भ्रष्टाचार से लेकर के कई मुद्दों पर। बीच बीच में वो सटायर ऐसा बोलते हैं कि पता नहीं दिल्ली समझ भी पाती है कि मेरे ऊपर था कि विपक्षी दलों के ऊपर था। तो नितिन गडकरी थोड़ी चालाकी से बोलते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, द्वारिका वाली किसी सड़क का कोई पर्चा खुल गया कि उसमें घोटाला हो गया, फिर लंबे समय से वो चुप हो गए। खेल दूसरी जगह खेला जा रहा है।
कौन नहीं जानता है कि कोई अंतरात्मा नहीं जागती, सांसद विधायक दाएं से बाएं बाएं से दाएं क्यों होते हैं? क्योंकि या तो किसी के पास देने के लिए इतना कुछ होता है, जैसे जयंत चौधरी का दिल जीतना है तो जयंत चौधरी के दिल जीतने के लिए कई चीजें एक साथ लगेंगी। एक भारत रत्न दादाजी को, जैसे मोदी जी में चरण सिंह जी की छवि दिखने लगे, फिर एक राज्यसभा, 2 मिनिस्टर, 2 सीटें, ये होता है एक पैकेज। दूसरा पैकेज ये होता है कि आपको डरा दिया जाए, आपका वो मुकदमा, आपका वो वाला केस, आपके ऊपर सीडी भी है, ईडी भी है, सब कुछ है। इस सब से केवल उस आंतरिक आक्रोश को साधने की कोशिश मोदी और अमित शाह की जोड़ी कर रही है, जो आंतरिक आक्रोश बहुत ज्यादा है। बस होता यह है कि उनके पास विकल्प इस तरह के नहीं होते। अब इन्फ्लुएंसर पे चर्चा हो रही है, अकेले एक व्यक्ति, अब सोचिए नरेंद्र मोदी जी से बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई हो गया? हाँ, हो गए, उनके अवार्ड दिए जा रहे हैं, उनसे 400 पार के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यही बिहार में भी हो रहा है, कुनबा संभाले नहीं संभल रहा। आखिरी में एक बात जोड़ दूं, बिहार में बीजेपी क्या करना चाह रही है भाई? जेडीयू को कितनी सीटें देंगी और एलजेपी को कितनी सीटें देंगी? उसी एलजेपी को जिसे नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए 2020 में इस्तेमाल किया गया था। तो बाकी लोग भी तो वो कोशिश करेंगे। अब अगर जो कोशिश चल रही है, जो साधा नहीं जा रहा, देखिए हो क्या रहा है, गुजरात के अलावा जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो उत्तर प्रदेश है। और अगर उत्तर प्रदेश में, जो अभी आप इंट्रो में बोल रही थी बुशरा जी, कि अगर वो खेल हो गया मायावती जी वाला, तब क्या होगा सोचिए। तो अभी बीजेपी उसके लिए लगेगी कि नहीं मायावती जी उधर न चली जाए, अच्छा आकाश आनंद को Y+ सुरक्षा देनी है, चलो हम Z+ दे देंगे, चलो हम SPG लगा देंगे, लेकिन मायावती जी गठबंधन ना कर लें। अपने गठबंधन को टूटने से बचाना है और दूसरे के गठबंधन को तोड़ना है, ताकि अब की बार 400 पार हो जाए। तो ये असली कहानी है जी। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने यहाँ पर बात कही है। लेकिन राजू जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं, और महाराष्ट्र में जाहिर सी बात है कैसे अभी सत्ता है, किस तरह से पार्टियों को तोड़ा गया है, हर एक नेता की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है वहां पर। बीजेपी चाहती है कि उसका मुख्यमंत्री बना रहे, अजीत पवार चाहते हैं कि उनका मुख्यमंत्री बने, अभी जाहिर सी बात है जो अभी शिवसेना से जो टूटे हुए हैं उनका वो वहां पर मुख्यमंत्री हैं। तो स्टीयरिंग सीट पर तो बैठना चाहती है बीजेपी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि गाड़ी में किस किस को बिठाए और कैसे गाड़ी जो है वो ठीक से एक जगह स्टेशन पर जाकर बैठ जाए। अभी जो महाराष्ट्र में बीजेपी का हाल है, आपको क्या लगता है अभी फिलहाल वहां पर महाविकास अघाड़ी को क्या आप एज देखते हैं फिलहाल? देखिए, अगर पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव होते हैं, हाँ, कल वो एक बहुत भगवाधारी चैनल है, उस पर उन्होंने किया था, वोटिंग करवाया था, नहीं मोदी जी या राहुल, तो राहुल जी जीत गए थे। वो खुद चाह के भी रोक नहीं सके। असल में बात यह है कि बात आपने देखी भी होगी, ट्विटर पे बाद में वो स्क्रीनशॉट फैल गया था। खैर, अभी असल में निष्पक्ष रूप से चुनाव होते हैं ना, मैं आपको बताता हूं बुशरा जी की 80 से 100 तक ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को वोट सीटें मिलेगी भारत में पूरे। अगर निष्पक्ष, अभी चुनाव निष्पक्ष नहीं, 2017 से बीजेपी जीती ही नहीं। खेल कुछ अलग है, हम उस पर भी खुलासा करने जा रहे हैं आगे। मैं यहां नहीं, इस प्रोग्राम में फौरन नहीं, क्योंकि वो आज विषय नहीं है अपना, होता तो करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने बाहर लानी वो, क्योंकि इसमें जो ईवीएम का प्ले है ना, गेम है ना, वो स्पष्ट रूप से विथ प्रूफ, प्योर साइंस है वो क्या कर रहे हैं। तो और आपको बाहर भी दिखाई देता है, गुजरात में जिस तरह से चुनाव जीते थे, जितनी सीटें आई थी एंटी इनकम्बेंसी, और पिछली बार कांग्रेस करीब करीब सत्ता तक आ चुकी थी, और अचानक इनकी सत्ता होने के बावजूद इनको इतनी सीटें मिली। ये सारा संभव नहीं है। कोविड के बाद यूपी में जो सीटें मिली और बसपा सपा साथ में होने के बावजूद, वो झूठ है। तो लेकिन वो प्रूव करना जरूरी है, और वो प्रूव हो जाएगा। इतिहास में ऐसा है कि इन्होंने जो, जैसे कि हम लोग 2 प्रकार के दवा लेते हैं कि हमारा अगर बदन में बुखार हो जाता है, तो एक तो बुखार पे गोली लेते हैं, फौरन बुखार, डोलो जैसे पैरासिटामोल, और दूसरा एक एंटीबायोटिक लेते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म, यानी एक्चुअली दवा एंटीबायोटिक है। तो इन्होंने हर जगह, हर राज्य में सिर्फ बुखार की गोली को ही दवा समझा, और जितना हम दे सकते हैं देते रहे, तो बीमारी बढ़ती रही और लक्षण दिखते नहीं। ऐसा हुआ है।
तो अंदर से बीमारी इतनी बड़ी है, दिमाग जैसे अंदर से खोखला कर देती है, वैसे हो गया। अब यह है कि इनकी स्टोरी देखिए, आरएसएस की स्टोरी ये है कि इस्तेमाल करो और फेंको। आज अडवाणी कहाँ है, आज मुरली मनोहर जोशी कहाँ है, जहां तक कि देवेंद्र फडणवीस जैसे यहाँ पे जिन्होंने संभाली सत्ता अच्छी तरह से, एक्चुअली संभाली, लेकिन उनको सीधा उप मुख्यमंत्री बनने पे मजबूर कर दिया ताकि उनको सबक सिखाया जाए। तो ये टाइप की जो सोच रखने वाली एक पार्टी जिसमें साध्य साधन सुचिता शून्य है, और वो लोग चाहते हैं कि हर कोई इस्तेमाल करे और फेंके। अरे आप इस्तेमाल करके फेंकने का बोझ जो होता है वो आपसे तो ज्यादा वजनदार नहीं होना चाहिए ना। तो ये लोग ऐसा वजन लेते गए क्योंकि आज खत्म करना है, बस आज की शाम निकल जाए, आज की रात निकल जाए। देखिए क्या है कि ये कैसे टनल में घुस गए हैं। ये जैसे कि माफिया जो कहते हैं ना, माफिया में कि आपको अंदर को आने का रास्ता है लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, वैसे टनल में घुस गए। इनके साथ जो घुस गए वो भी है उसमें, अब उससे बाहर नहीं आ सकते वो। क्योंकि देखिए अब ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, पीएम केयर का घोटाला स्ट्रेट है, आपको मालूम है कि उसका अंजाम क्या होगा। रफाल की बात, फिर मालदीव से दुश्मनी हो गई है, चाइना से अपनी जो दुश्मनी है फिर भी हम दिखा नहीं रहे हैं, वो अपना जमीन निगलते जा रहा है। और 50 बातें हैं, नोटबंदी से लेके सवाल, उसके 10 साल जवाब दिए नहीं है, सब असंसदीय अनकॉन्स्टिट्यूशनल सत्ता भोग रहे हैं। तो अब उनको टनल से वापस आने का यानी इज्जत से हारने का रास्ता बंद हो चुका है। तो उनको जितना ही है कुछ भी करके समझ लीजिए आप बात को। तो उन्होंने क्या किया है कि अपने जितना आप खा सकते हो उससे ज्यादा चबा लिया है। तो अब ये शिंदे गुट जो है वो अजित पवार गुट है। क्या आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते होते तो अजित पवार 6 महीने के लिए जरूर जेल जाके आते? वो नहीं आते इनके साथ। आप समझ लीजिए इतना बड़ा धब्बा कौन अपने करियर पे लगाया कि इतिहास में ये बीजेपी के साथ मोदी जी के साथ गया था। देखिए आप भले सत्ता में ना हो राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी जी के फोटो अगर आप उनके साथ तस्वीर खींचते हैं तो इतिहास में आप कुछ बदनाम नहीं होंगे। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मोदी जी के साथ आपकी कोई वास्तविक तस्वीर होगी, वो वाली नहीं जो 3D में करते हैं वहां पर म्यूजियम में, वो नहीं, सही वास्तविक। तो आगे जाके हो सकता है आपके ऊपर कोई बड़ा बर्डन पैदा हो, उससे आपको बहुत कीमत चुकानी पड़े। तो ये स्थिति में अब पूरा खेल है। महाराष्ट्र में आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप महाविकास आघाड़ी अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो, यानी ईवीएम की मैं रोल प्ले, ईवीएम, वीवीपैट और उसका मदरबोर्ड, ये तीनों को ईवीएम कह रहा हूं मैं, सिर्फ ईवीएम मशीन नहीं। उसमें कैसा खेल होता है वो बाद में हम उसमें दिखाएंगे, आ जाएगा वो, आप भी देख सकेगी। तो बात यह है कि ये बात अगर निष्पक्ष रूप से होती है तो पत्थर भी खड़ा करना है, जैसे जनता पार्टी ने एक जमाने में किया था, तो पत्थर भी खड़ा करे तो बीजेपी के खिलाफ चुन के आएगा। बीजेपी का अपना ऐसा वोट ही नहीं है। अब दूसरी बात, बीजेपी का वोट यानी क्या, वो संघ परिवार नहीं रहा, मोदी का परिवार हो गया। अब मोदी जी का खुद का कोई परिवार ही नहीं है, ऐसा पता देते कल तक वो 9 साल उन्होंने ये बता के खींच लिया। अब 10वें साल में अचानक उनका परिवार भी हो गया, तो अब वो परिवार कौन सा वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लोग कंफ्यूज हो गए ना ज्यादा। तो देखिए आपको हर वक्त जो कसरत है वो पहले से बड़ी वाली करनी पड़ती है। तो 10 साल वो कसरत कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी कसरत है। तो वो खेल अब इतना खेल चुके हैं कि अब वो कल उन्होंने जाके कलकत्ता बंगाल में ये कहा कि मेरा बचपन का रिश्ता है यहाँ का, कलकत्ता का। तो कलकत्ता का कैसे बचपन का रिश्ता है, तो बोले कि यहाँ की मेट्रो रेल देखने का बचपन में मुझे बहुत इच्छा होती थी। तो अरे मोदी जी जन्मे हैं 1950 में और मेट्रो बनी 1984 में, 84 में, यानी मोदी जी 34 साल के थे। तो 34 साल के मोदी जी क्या बचपन के थे, यानी उनका बचपन इतना बड़ा। तो फिर भीख मांगने के 35 साल, 34 साल बचपन के, ये कैसे, यानी आप गणित कैसे करेंगे पूरा। तो इतना बड़ा बोलते जाना इसके आगे। अब इससे लंबा कुछ नहीं होता, ऐसा एक वक्त आएगा ना, इसकी एक्सपायरी डेट भी तो होती है ना हर दवा की, तो वो आ गई है। और प्रॉब्लम यह है इन्होंने बोझ तो बहुत कंधे पे ले लिया है, जैसे चिराग पासवान हो, जैसे और आरएलडी वाला जयंत चौधरी हो, यहाँ वो हो, इसका मुंह मारो, उसको मुंह मारो, क्योंकि जो दुश्मन बना के रखे हैं, जो विरोधी नहीं रहे। पहले कैसे होता था 10 साल पहले कि विरोधी होते थे, अब दुश्मन बना के रखे हैं तो दोस्त भी तो बनाने चाहिए। तो इनके कोई ओरिजिनल ऑर्गेनिक दोस्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि सबको मालूम है ये क्या चीज है।
महबूबा मुफ्ती के साथ क्या किया इन्होंने, हर किसी के साथ, अपना उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया, नीतीश के साथ क्या किया था, अब क्या किया, क्यों नीतीश भी उनकी तरह पलटू मार है, वो बात अलग है। लेकिन बात यह है कि ये लोगों को ऑर्गेनिक दोस्त नहीं मिल सकते, सिंथेटिक दोस्त मिल सकते हैं। तो वो अब सिंथेटिक दोस्त है तो वो सिंथेटिक ही बिहेवियर करेंगे ना यार, इनको प्यार करके कौन जाएगा इनके साथ। हाँ, पूरा अगर मिलता है मुझे सारा बल मिलेगा तो भी जाएंगे। तो ये महाराष्ट्र में बहुत प्रॉब्लम है, लोगों में बड़ा आक्रोश है। महाराष्ट्र में नहीं चाहते, शिंदे गुट और अजित गुट को नहीं चाहते लोग, विश्वास रखिए आप। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने बात कही है, एक तरह से कलई आपने खोल कर रख दी है यहाँ पर। और मैं आपके पास लौट रही हूँ डॉक्टर लक्ष्मण। अब ऐसे में जिसका आपने पहले ही उसमें आपने जिक्र किया, और इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट अब करना चाहूंगी और आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, बिहार की अगर हम बात करते हैं, भले ही नीतीश कुमार को उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया हो, लेकिन पता है कि नीतीश के आने के बाद उनके बीजेपी के लिए स्थितियां खराब हुई हैं, स्थितियां बेहतर नहीं हुई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अब ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनको ही पता है कि वो आखिरी राजनीतिक सांसें जो है वो ले रहे हैं, और उनकी पार्टी का क्या हाल है और कैसे बीजेपी उन्हीं की पार्टी को खत्म कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी न जाने क्या डर होंगे, जिस तरह से तेजस्वी कहते हैं कि क्या डराया होगा और क्या एजेंसीज की क्या बातें होंगी जिसकी वजह से वो उधर जाने के लिए वो तैयार हो गए। लेकिन अभी अगर वहां पर देखते हैं तो अपना गठबंधन बीजेपी को संभाले नहीं संभल रहा है, और बिल्कुल आशंका यह है कि किसी भी वक्त चिराग पासवान जो है, अगर उन्हें एजेंसी से नहीं डराया जाता है तो हो सकता है कि वो इधर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि 6 सीटें जाहिर सी बात है बीजेपी किसी कीमत पर नहीं देने जा रही है। उनके चचा भी क्लेम कर रहे हैं, अगर दोनों को देंगे तो फिर कैसा होगा। वो यहाँ पर नीतीश कुमार का कहना है कि उनको भी कम से कम 16 सीटें दी जाएं जो वो जीत कर आए हैं। तो यहाँ पर बाजी जो है पूरी तरीके से एक तरह से पलटती भी नजर आ रही है बीजेपी के लिए। 40 सीटें हैं वहां पर, इसीलिए नरेंद्र मोदी लगातार बिहार बंगाल का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपसे फिर मैं यूपी का भी मैं पूछूंगी, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया है अभी प्रियंका को लेकर। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो पेच फंसा है वो महाराष्ट्र में ही नहीं है, यूपी बिहार 2 प्रदेश ऐसे हैं। मैंने अभी पिछली टिप्पणी में भी कहा ना कि गुजरात के बाद सबसे कंफर्टेबल खुद को बीजेपी यूपी में मानती है। उसको लगता है कि बसपा अलग लड़ेगी, सपा और कांग्रेस अलग लड़ेंगे, मतलब ये गठबंधन अलग, ये गठबंधन अलग, तो दोनों का फायदा बीजेपी को होगा। सोचिए, मतलब बीजेपी अपना फायदा किस में देख रही है? अपने विपक्षी दलों को बांट देने में। सियासी फायदा होता तो काम पर लड़ते, राम पर लड़ते, लेकिन वो तो कुछ और कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेच फंसा हुआ है। अब पेच फंसा हुआ है, बिहार से शुरू करें तो बिहार में पिछले दिनों क्या हुआ? नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के धुरी बन रहे थे। नीतीश कुमार पहली बैठक बिहार में कराने के बाद से लेकर के अपने ओबीसी चेहरा होने और तमाम तरह के मुख्यमंत्री पद का अनुभव, बड़े नेता होने के तमाम चीजों के चलते एक बड़े चेहरा बन गए। उन्होंने गठबंधन आगे बढ़ाया। अब उसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया, खिड़की दरवाजे बीजेपी ने खोल लिया और नीतीश कुमार को अपने पास मिला लिया। अब सही बात है कि तेजस्वी बार बार पूछ रहे थे कि इसके लिए क्या हुआ। इस बार तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस बार तो कोई आरोप भी नहीं पता चला। गठबंधन तोड़ लिया, तो उसके बाद क्या हुआ आप गौर करिए। ठीक है, बीजेपी भारी पड़ गई, बीजेपी ने सरकार बना लिया। उसके बाद तेजस्वी जन विश्वास यात्रा लेकर जनता के बीच चले गए, 10 दिन में 3400 किलोमीटर। और उसके बाद जब इंडिया अलायंस, एक थोड़ा सा फॉर्मुलेशन इसको ऐसे करें, जिस दिन नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा था बिहार में, उसी दिन अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीटें हमने दे दी हैं, बाकी सीटों के लिए बातचीत जारी है। तो अखिलेश यादव ने उचित समय पर एक संकेत कर दिया कि उधर अगर गठबंधन टूट भी रहा है तो इधर देखिए हम गठबंधन जोड़ने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। राजनीति ऐसे शेप लेती है। ईमानदारी से जो जुड़े होते हैं, जिनकी अंतर आत्मा भी वही होती है जो बहिर आत्मा होती है, वो लोग खुल के राजनीति करते हैं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता। उसके ठीक बाद जब विपक्षी दलों के लिहाज से इंडिया गठबंधन अभी धीरे धीरे शेप ले रहा था, अभी धीरे धीरे उठ रहा था,
3 मार्च को पटना में तेजस्वी ने जन विश्वास रैली की और लाखों की तादाद में लोगों को खड़ा कर लिया। और उस मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से लेकर के लेफ्ट पार्टियों से लेकर के अखिलेश यादव, तमाम लोग सामने दिखे। तो उसके बाद से उसने इंडिया गठबंधन के बीच एक ऊर्जा भर दी, उत्साह भर दिया कि नहीं, हमारे साथ जनता खड़ी है, जो लोग भाग गए उनके साथ नहीं खड़ी। उसके बाद से क्या हुआ, बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। चिराग पासवान को यह लगा कि जब हमें आपके द्वारा इस्तेमाल ही होना है, आपने 2020 में हमारा इस्तेमाल किया कि जहां नीतीश कुमार लड़े थे वहीं आपने लड़ा है, तो नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान को उतनी जगह मिल जाए जितनी वो मांग रहे हैं, तो बीजेपी पर वो दबाव डालेंगे। चिराग पासवान तेजस्वी से भी मिल रहे हैं, चिराग पासवान कहीं से कमतर नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी दो भागों में बीजेपी ने तोड़ दी है। एक तरफ एलजेपी जो उनके चिराग के चाचा हैं पशुपत पारस, और दूसरी तरफ चिराग, तो दोनों ज्यादा सीटें मांगेंगे। अब जब दोनों सीटें ज्यादा मांगेंगे तो इसका दबाव बीजेपी के ऊपर आएगा कि अगर उन दोनों को सीटें ज्यादा दे देंगे तो मांझी जी कहेंगे कि हमें भी एक रोटी ज्यादा चाहिए। मांझी जी पिछली बार बोले थे ना, बिहार में बीजेपी इतनी बुरी तरह से फंस गई है, बस वहां कोई टेलीविजन चैनल नहीं है जो इस पर बहस कर रहा है। आपके यहां बहस हो रही है, देखिए इसकी परतें धीरे धीरे खुल रही है। जैसे ही पशुपति पारस को बीजेपी 6 सीटें 5 सीटें देंगी, चिराग भी 5 सीटें मांगेंगे, और जैसे ये 5 मांगेंगे, जीतन राम मांझी कम से कम 4 मांगेंगे, और जैसे ये सब मांगेंगे 16 जेडीयू करी, हम तो जीते हुए हैं, हमें तो 16 चाहिए ही, तो बीजेपी क्या 5 सीटों पर लड़ेगी। तो इस तरह से बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है। अभी राजू जी जो कह रहे थे ना, बैगेज इतना ऊपर भारी ओढ़ लिया गया है, वो बिहार में इनके गले की हड्डी बना हुआ, इसलिए बिहार में। और दूसरी बात, बिहार की पॉलिटिक्स नैरेटिव चेंज करने वाली है। बिहार में तेजस्वी ने कह दिया कि हम 20 में चुनाव लड़े थे तो हमने कहा था एक पहली कैबिनेट की बैठक से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और जैसे ही गठबंधन में आए लगभग 5 लाख नौकरी दे दी। अब देखिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं ना कि 30 लाख सरकारी नौकरी हम सरकार में आते ही देंगे। ये वो है नैरेटिव चेंज करना जो बिहार में तेजस्वी ने किया। तो एक तरफ गठबंधन का समीकरण भी बिहार में बीजेपी को परेशान कर रहा है, और दूसरी तरफ नैरेटिव है, जो नैरेटिव नौकरी का है, जो नैरेटिव जातिवार जनगणना का है, जो नैरेटिव संविधान को बचाने का, सामाजिक न्याय का है, वही नैरेटिव बिहार से यूपी में आ रहा है। कल्पना करिए कि यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ एक जीप पर दिख गए, सीट का बंटवारा हो गया, जयंत चौधरी को बीजेपी ने तोड़ लिया, क्योंकि पश्चिमी यूपी में उनको लगा कि जयंत के साथ जाना है, और जयंत को कई चीजें दी गई तो जयंत चले गए उधर। सोचिए, यूपी में 7 सपा दे रही थी, उनको वहां 2 मिला, फिर भी चले गए मंत्री पद। और ये इस बीच में अगर उत्तर प्रदेश में मायावती जी इस इंडिया अलायंस में आ गई, तो उसके बाद पूरा खेल बदल जाएगा, और वो केवल यूपी में नहीं बदलेगा, वो पूरे देश में बदल जाएगा। क्योंकि दलितों के बीच और बहुजन तबके के बीच आदरणीय मायावती जी की जो भूमिका है ना, वो एक नेता मात्र की नहीं है, वो एक इमोशन है। वो कितना भी राजनीतिक रूप से कोई निर्णय लें, उनके राजनीतिक निर्णय की आलोचना हम कर सकते हैं, लेकिन उनका जो होना है भारतीय राजनीति में, वो एक इमोशन है। और जैसे ही उसको, अगर इंडिया अलायंस उस इमोशन को अपने साथ जोड़ ले गया, तो पूरे देश में 5 से 10% वोट पर असर हो जाएगा, और वो उसकी गुंजाइश पूरी तरह बची हुई है। उस पर आप देखिएगा, अखिलेश यादव जी ने पहले कहा कि भाई हमें जरूरत नहीं, कौन भरोसा करेगा, लेकिन जब बाद में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो हमारे परिवार की बड़ी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो सम्मान सब करते हैं। अगर मायावती जी इस गठबंधन में शामिल हो गई तो यूपी और बिहार बुरी तरह बीजेपी हारेगी। इसलिए जितना इस बात को बीएसपी, कांग्रेस और सपा समझती है कि मायावती जी की भूमिका क्या है, उससे ज्यादा बीजेपी समझती है। इसीलिए Y+ सुरक्षा दे दी आकाश आनंद को, इसीलिए वो चाहेगी कि बसपा इस गठबंधन में ना है, वो चाहेगी कि बसपा अकेले चुनाव लड़े। लेकिन बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसका कैडर संविधान को दिल से लगा के जाता है। दुनिया की एकमात्र पार्टी ऐसी है जिसमें किसी देश का संविधान उनकी रैलियों में बिकता है और लोग अपने सीने से लगा के जाते हैं। तो उनका कैडर भी तो ये दबाव डालेगा कि भैया जब संविधान ही खतरे में है, जब इस तरह से कुछ बचेगा ही नहीं, तो हमें कम से कम संविधान बचाने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो जातिवार जनगणना, संविधान, सामाजिक न्याय की लड़ाई, किसान, नौजवान के सवाल, यही मुद्दे हैं जो बिहार से लेकर यूपी में विपक्षी दलों के मुद्दे हैं, और यही मुद्दा बसपा का है। तो अभी जोड़ने की बात कर रहा है बीजेपी। अब यही खेल करेगी कि वो नहीं चाहेगी कि बसपा से गठबंधन हो। इसमें सारा खेल बीजेपी का है। देखिए,
इसलिए बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यह खेल जो बदलेगा पूरे देश में। और कल्पना करिए कि किसी तरह से भले प्रधानमंत्री पद की दावेदारी घोषित ना हो जाए, लेकिन अंडर करंट के रूप में एक बात अगर पूरे देश में फैल जाए कि 75 साल बाद अमृत काल के भारत को एक दलित प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है, उसके बाद क्या होगा इस देश की राजनीति में? अच्छा, जब बीजेपी यही राजनीति कर रही है तो इसका जवाब क्यों ना यही राजनीति से दिया जाए और इससे कहा जाए कि भैया बताओ जरा, जब सबसे बड़ा ओबीसी कहते हैं नरेंद्र मोदी जी संसद में और जातिवार जनगणना के विरोध में खड़े हैं, तो इससे क्या होगा? नैरेटिव चेंज हो जाएगा। बीजेपी चाहती है राम मंदिर पर, धर्म पर चुनाव हो। और देखिए ना, दिल्ली में आज नमाज पढ़ने वाले लोगों को, सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, एक पुलिस वाला पैर से मार रहा है। उस वीडियो को गांव में पहुंचाया जाएगा और एक मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति जो अपनी इबादत से किस कदर जुड़ा होता है, देखिए आस्था सबकी होती है, इबादत सबकी होती है, उसी सड़कों पर जब कोई कांवड़ लेके घूमे तो आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, पूरे पुलिस प्रशासन को आप उनकी सुरक्षा में लगा देंगे, तब वो जायज है। और एक नमाज पढ़ रहा है तो आप उसे रोकने का तरीका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पैर से जूता मार रहे हैं। चाहते वो ये हैं कि इस तरह के वीडियोस पूरे देश में फैलें ताकि एंटी मुस्लिम सिंड्रोम पूरी तरह से फैले, कहीं कोई दंगे जैसी हालात आ जाए, कहीं कोई पत्थर चला दे। और ठीक चुनाव के पहले सीए लाने की बात बार बार, क्योंकि उनके पास 10 साल का इतना विफलता है और अपने बैगेज को संभाल नहीं पा रहे हैं, विपक्षी गठबंधन को तोड़ रहे हैं। ये पूरी राजनीति है बीजेपी की, इसलिए भीतर से बीजेपी पूरी तरह खोखली है। आप ईवीएम भले उनमें मदद कर दे, ईडी और सीबीआई मदद कर दे, गठबंधन तोड़ना मदद कर दे, तो बीजेपी 400 पार क्या 500 पार कर ले? इसमें क्या आश्चर्य? 400 पार तो बड़ा लिहाज कर रहे हैं वो, उनको तो नारा देना चाहिए अब की बार 500 पार, क्योंकि जब सब कुछ आपके हाथ में। इस तरह से ये पूरे उत्तर भारत की राजनीति बदल रही है बुशरा जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में मायावती जी आखिरी में निर्णय लेंगी। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी या विरोध में अलग से लड़ेंगी। केसीआर से भी गठबंधन करने की बात चल रही है ना, तो अभी ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर थोड़ा सा हिम्मत इन लोगों ने दिखा लिया, बीजेपी से की साजिश को समझ गए, तो अभी खेल बाकी है। जी, मुझे पता है आपको जाना है, इसीलिए एक काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे बस पूछना चाह रही थी कि अभी अगर हम ये देखते हैं मायावती की सिचुएशन को, जाहिर सी बात है वो उस तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में वैसे नहीं है। वो अलग अलग मौकों से आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं या कोई उनका ट्वीट हो जाता है, ऐसे में नाराजगी है जो उनके समर्थक हैं उनमें। लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि अगर मायावती आकर एक हफ्ते भी अगर वो एक्टिव दिख जाएं, वो एक बार रैली कोई करके या एक बार कोई जनसभा करके वो अपने समर्थकों को संबोधित कर दें, तो वो सारी नाराजगी जो है वो दूर हो जाएगी। मायावती का अभी भी एक करिश्मा है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है वो मायावती जिन्होंने अपनी राजनीति को पूरी तरीके से साइडलाइन किया हुआ है, रादर हम ये कह सकते हैं कि खत्म होने की कगार पर है, वो इतनी हिम्मत दिखाएंगी? क्या उनको नहीं लगता कि ये उनके लिए भी डू एंड डाई वाला ही इलेक्शन है? उसके बाद तो फिर क्या होगा वो तो देश वो देखेगा कि जो कह चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि 2024 के बाद अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वो फिर पुतिन का उन सबके एग्जाम्पल्स वो देते हैं, तो उससे भी हमें आगाह होना चाहिए। क्या आपको लगता है मायावती ये कदम उठा सकती है? क्या वो आचार संहिता लगने का इंतजार कर रही है? क्या उसके बाद वो कोई मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है? देखिए बुशरा जी, राजनीति में क्या होता है ना, निर्णय राजनेता लेता है। हम अगर आपके चैनल पर बैठकर ये कहें कि मायावती जी ऐसा कर ही देंगी तो ये थोड़ा ज्यादती होगी। मतलब इसके लिए आपको प्रधानमंत्री वाला आत्मविश्वास चाहिए कि आप कुछ भी बोल दें, तो वो हम नहीं बोल पाएंगे, उतना आत्मविश्वास है नहीं। हम एक कयास लगा रहे हैं। 2 ही पॉइंट है मेरे पास कहने के लिए। 12 तक बहन जी आदरणीय मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी 2012 तक। 2012 में वो चुनाव हारती हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव होता है। जो पार्टी 2012 तक एक बड़े प्रदेश में 80 सीटें वाले प्रदेश में सत्ता में थी, वो 14 में शून्य पर आ जाती है। उसके बाद 19 में गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। तो समाजवादी पार्टी 14 में भी 5 पर थी और 19 में भी 5 ही सीट जीतती है, लेकिन 0 से 10 सीटों पर पहुंच जाती है बहुजन समाज पार्टी।
वही बहुजन समाज पार्टी फिर से ये निर्णय लेती है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और 2022 का विधानसभा चुनाव होता है और विधानसभा चुनाव में अकेले एक विधायक उनका जीतते हैं जो उमाशंकर सिंह है, जिनके लिए कहा जाता है कि वो बसपा की बजाय अपनी छवि और अपने काम से जीते। किसी भी राजनीतिक दल का राजनीतिक स्तर कहां है वो तो इसी बात से तय होगा ना कि उनका राजनीतिक परिणाम, कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, कहां वो सत्ता में है, कहां नहीं है। इस लिहाज से आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी लगातार राजनीतिक रूप से कमजोर होती जा रही है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी की जो इस समय नेता है ना, मैं मायावती जी के लिए एक बात कहूंगा, उनकी राजनीति से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन अभी भी जो आपने अभी सवाल में भी पूछा, एक तस्वीर भी अगर आ जाए ना कि उत्तर प्रदेश की किसी भी जिले में एक मंच सजा है और उसके बीच में मायावती जी हैं और एक तरफ अखिलेश यादव जी हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या खड़गे साहब हो, कोई भी विपक्ष का, वो तस्वीर अकेले बहुत कुछ करने की क्षमता रखती है। इसलिए मायावती जी एक इमोशन है, मैं फिर से कह रहा हूं, वो एक नेता मात्र नहीं है। जब तक वो रहेंगी वो एक इमोशन, उन्होंने उस तबके को आत्मविश्वास दिया है, स्वर दिया है ना, जिस तक लोकतंत्र पहुंचा ही नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को स्वाभिमान दिया, प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी दी। अब उनको निर्णय ये लेना है कि आज जो राजनीतिक स्थिति में जहां वो खड़ी हैं, उस जगह पर लड़ाई अब आर या पार की है। अखिलेश यादव जी एक बात कह रहे हैं ना कि संविधान मंथन चल रहा है, एक तरफ संविधान रक्षक खड़े, एक तरफ संविधान भक्षक खड़े। तो वह पार्टी और उस पार्टी की मुखिया, मुझे लगता है कि आज जरूर ये बात सोचेंगी कि अगर संविधान ही नहीं बचेगा तो फिर हमारी पार्टी कैसे बचेगी, हमारी लड़ाई कैसे बचेगी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत कैसे बचेगा अगर उनका बनाया हुआ संविधान ही सुरक्षित नहीं हुआ। और यह बात केवल राजनेता को ही नहीं, मतलब आदरणीय मायावती जी को ही नहीं दिख रही होगी, वो उनके कैडर को भी दिख रही होगी। इसलिए वो कैडर का भी एक दबाव होगा कि अगर आज आप लड़ते हुए नजर नहीं आए, अगर आपने आज खड़े होकर एक स्टैंड नहीं लिया, तो आपका वोटर भी आपसे छटकेगा ना, फिर तो वो उनके पास जाएगा जो संविधान की बचाने की बात करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि, और आखिरी वाक्य, मायावती जी का जो तरीका है, वो बार्गेनिंग कैपेसिटी उनकी हमेशा देखिए, वो यहां खड़े होकर के बात करती हैं। पूरी दलित मूवमेंट की लड़ाई ही स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। अगर उन्हें सम्मान के साथ उन्हें बातचीत में शामिल किया जाए, मैं फिर से कह रहा हूं, दिक्कत अखिलेश यादव जी को हो सकती है, तो उन्होंने ये बात कह दी ना कि वो हमारे परिवार की बड़ी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अब इससे ज्यादा राजनीति क्या चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही, अब बहन जी भी थोड़ी कोशिश कर लें, थोड़ी हिम्मत दिखा दें। अगर वो हिम्मत नहीं दिखा पाती हैं तो जनता निर्णय लेगी। जैसे कई पार्टियां बनी हैं, लेकिन पार्टियों जो वोटर होता है वो ये देखता है कि ईमानदारी से कौन लड़ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में मायावती जी, और पूरे देश में उसका असर होगा, वो पैन इंडिया लीडर है, तो मैं अभी ये दावा कतई नहीं कर रहा हूं कि वो गठबंधन कर ही लेंगी, या मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि वो गठबंधन नहीं ही करेंगी। अभी भी मौका है, भले ही उन्होंने दावा कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उम्मीद ऐसी की जा रही है कि थोड़ा करीब आते आते संविधान के बचाने की लड़ाई है, ये उनका कैडर भी जानता है। और अगर आपका कैडर ही आपके ऊपर दबाव डाले तो वो बात कहां जाएगी। और फिर एक वाक्य पर सहमति बनाई जा सकती है कि उनका कैडर देखिए इमोशनल होता है, वो ये कहेगा कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार आप आदरणीय मायावती जी को बनाइए, देखिए गठबंधन हो जाएगा। वहां एक थोड़ी सी बस समझदारी दिखाने की जरूरत है। जिस दिन कोई गठबंधन की सरकार बन रही होगी, और कल्पना करिए कि बसपा 20, 25, 30 सीटें सांसदों के साथ बैठी होगी, कौन नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री मायावती जी बन जाए। लेकिन उसका इंतजार करके एक साझा लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ी गई तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सबको। ये मेरी टिप्पणी है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण और आपने तथ्यों वाली बातें यहाँ पर रखी हैं, और एक तरह से ब्लैक एंड व्हाइट पूरी तस्वीर को आपने यहाँ पर रखा है। और जाहिर सी बात है, यही देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम पार्टियों को ये समझने की जरूरत है कि ये दरअसल तमाम पार्टियों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। और यही वजह है, जब इंडिया गठबंधन भी अस्तित्व में आया था तो इसी बुनियाद पर आया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर साथ मिलकर नहीं लड़े तो फिर कोई
आगे की लड़ाई फिर कैसे लड़ी जाएगी ये तो बस आने वाला वक्त ही बताएगा। और आने वाला वक्त क्या होने जा रहा है इसकी बानगी आप लगातार देख रहे हैं कि जब अभी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है एक तरह से एक कमजोर स्थिति में फिलहाल है, तब आप देखिए वो क्या क्या कर रहे हैं। और अगर जीत गए 2024 में तो फिर वो क्या क्या करेंगे। और राजू जी, यही बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या आपको लग रहा है कि नितिन गडकरी को पहली लिस्ट में उनका नाम शामिल ना करना, क्या उनको सबक सिखाने के लिए ये किया गया है? क्या नितिन गडकरी की ताकत इतनी नहीं है? क्योंकि अगर हम तमाम मिनिस्टर्स को देखते हैं, सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी की होती है, किसी ने थोड़ा बहुत काम किया है, तो शायद नितिन गडकरी का उसमें नाम शुमार कर सकते हैं आप। हालांकि पूरी बीजेपी किस तरह से काम करती है ये सबके सामने है। ये उनका नाम शामिल ना करना, ये क्या कोई भी नरेंद्र मोदी के सामने कोई कंटेंडर ना बन जाए, कोई भी स्थिति में ये ना आ जाए, क्या ये इसलिए किया गया है? और उद्धव ठाकरे ने उसको एक तरह से भनक उनको लगी है, उसको एक तरह से उन्होंने परखा है और इसीलिए ये दाव खेला है। क्या किसी काम का ये दाव हो सकता है? और अभी की स्थिति को अगर पूरे इलेक्शन की हम देखते हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया, तो उसको आप कैसे आंक रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो नितिन गडकरी की जो छवि है, और वो जब भाजपा कम्युनिस्ट पार्टी जैसे ही एक लोकतांत्रिक पार्टी हुआ करती थी, तब नितिन गडकरी कभी अध्यक्ष थे भाजपा के। वो नड्डा जैसे अध्यक्ष नहीं थे कि जब हारने लगे तो उन जिनके फोटो लगे और तस्वीर के बीच में ना आए इसलिए उनको पीछे किया जाए, वो वाले अध्यक्ष नहीं थे। वो प्रॉपर अध्यक्ष थे। एक बात। तो दूसरी बात यह है कि नितिन गडकरी बड़े नेता है ही, लेकिन उनका नाम पहली लिस्ट में नहीं रखना और उससे वो पिछड़ जाएंगे या फिर अपने लिए कोई कंटेंडर नहीं रहेगा पार्टी के अंदर, ऐसे जो सोच है ना, वो बच्चे की सोच है। क्योंकि सारी मर्यादाएं इन्होंने लांग रखी हैं। पहली बात तो मोदी सरकार ने, यानी उनकी जो ग्रुप है वो किचन कैबिनेट में। दूसरी बात यह है कि मर्यादा लांघने के बाद भी उन्होंने ये चीज समझी है कि हर किसी के साथ दुश्मनी करते करते वो इस कदर दुश्मनी पे उतर आए हैं या नफरत पे उतर आए हैं कि उनके लिए कोई ऑर्गेनिक दोस्त ही रहा ही नहीं है। तो अब अंदर भी दोस्त नहीं रहा, बाहर भी नहीं रहा। तो ये स्थिति में जो सिंथेटिक दोस्त वो पैदा कर रहे हैं, अब देखिए आरएलडी, मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कि आरएलडी जयंत चौधरी की एक प्रतिमा थी जो वीर की थी। वीर की क्यों थी? क्योंकि वो किसान का नेतृत्व कर रहे थे। जिस दिन वो बीजेपी के साथ गया उस दिन वो माफी वीर हो गए। उसके बाद उनके साथ वोट्स नहीं जाएंगे, या समझिए। मायावती जी के जो लक्ष्मण यादव जी कह रहे हैं और आदरणीय उन्होंने जो कहा कि मायावती जी की जो जाटव कम्युनिटी है, वोट्स जो है उनके साथ, सारा बहुजन समाज जो है वो इसलिए मायावती जी से प्रेम करता है जो कांशीराम, माननीय कांशीराम जी से प्रेम करता था। तो उन्होंने संविधान को सर्वोपरि माना, इसलिए करता था वो, वही तो सीख है उनकी। तो उनको तभी मायावती के साथ वोट जाएंगे जब मायावती अपना वो पक्ष, देखिए आइडियोलॉजी भी कुछ चीज होती है। देखिए हर चीज मोदी जी से नहीं होती। आइडियोलॉजी बहुत अहम है और इतिहास में अल्टीमेटली आइडियोलॉजी रहेगी। तो बात यह है कि इंसान कोई इमॉर्टल नहीं है। वो जो आने वाले 10 साल में मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे ऐसे अमित शाह कहते हैं, यानी वो नियति की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने, चुनौती ही दे दी पूरे भगवान को भी। तो बात यह है कि ये मर्यादा लांघ कर कहां से कहां पहुंच गए। इसका मतलब सारा विश्व तो ऐसा नहीं करता ना। सूरज जब उगने वाला है तभी उगेगा, जब अस्त होने वाला है तभी अस्त होगा। ये सारी बातें तो वैसे होगी जो मोदी जी और शाह जी और अडानी जी जो भी कर रहे हैं। और दूसरे में मुझे बात ये कहनी है, मायावती जी को इस बात से हम क्या सलाह देंगे, वो बड़ी नेता है, लेकिन अभी किसी विपक्ष को अपराध बोध नहीं होना चाहिए कि भ्रष्टाचार वगैरह बात का। क्योंकि इस जो सरकार है भाजपा की 10 साल में जो भ्रष्टाचार किया है वो इतना बड़ा है कि रिलेटिवली इनका भ्रष्टाचार एक चींटी जितना है सबका मिलके भी। तो एजेंसी डरा रही है, इसलिए देखिए एक कोई डरा नहीं तो बात इनकी फंस जाती है। जैसे मैं बताता हूं, लालू प्रसाद डरे नहीं, तेजस्वी डरे नहीं, तो बिहार में इनके पेज फंस गया। यहां पर उद्धव डरे नहीं तो यहां पर इनका पेज फंस गया। तो बात यह है कि आप डरेंगे नहीं और इकट्ठा रहेंगे तो इनकी बात फंस जाती है। क्योंकि डर का लिमिट होता है। देखिए डर तब तक आपका काम करता है जब जिस बात का डर है वो करे नहीं। आप जिस दिन करना शुरू कर, जिस दिन एटम बम डालना शुरू कर देंगे
आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, पूरे विश्व को तहस नहस कर देंगे। तो लोग तैयार हो जाएंगे। जब गाजा में कहा अब डर रहे हैं लोग, गाजा में लोग डर नहीं रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है इजराइल की, कि डर नहीं रहे हैं। अब डर निकल गया, लोग डरना बंद कर देते हैं एक पॉइंट के बाद। इंसान की बनावट ही ऐसी है। तो बात यह है कि जयंत चौधरी की दादा को भारत रत्न दिया इसलिए वो खुश होकर गए, ये बात मैं मानता नहीं हूं। क्योंकि दादा को भारत रत्न, चरण सिंह जी को, माननीय चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया तो भी किसने दिया वो भी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि मैंने गुलजार जी को राम भद्राचार्य जी के साथ ज्ञानपीठ लेने से मैंने कहा था कि मेरा ये भूमिका रही है कि गुलजार जी को नहीं स्वीकार करना चाहिए। वैसे भी ज्ञानपीठ के धनी तो हो गए, वो उनको कहना चाहिए मैं राम भद्राचार्य के साथ, है ना। तो बात यह है, नहीं खैर गुलजार जी ने भूमिका नहीं ली, लेकिन मैं ये कहता हूं कि और भी कुछ डराया वराया होगा तो वो गए, लेकिन वो वीर नहीं रहे, वो माफी वीर हो गए। तो लोगों के, किसानों के दिलों में जो इज्जत थी, वो किसान आंदोलन पहला वाला फर्स्ट फेज, वो जयंत चौधरी के प्रति जो इज्जत थी वो खत्म हो गई। अब वो बात वो चिराग पासवान के लेवल पे आ गए। देखिए चिराग पासवान भले 10 सीट्स मांगे या 6 सीट मांगे, चिराग पासवान का अस्तित्व, जैसे देश का अस्तित्व, संविधान का अस्तित्व दांव पे लगा है, तो चिराग का भी अस्तित्व दांव पे लगा है। और ये सारे जो लोग हैं, ये अगर संविधान के साथ रहते हैं तभी लोग उनके साथ रहेंगे। ये लोग मोदी जी के साथ नहीं रहेंगे। देखिए लोग मोदी जी के साथ है ये भ्रम है, नहीं तो आज इतने इन्फ्लुएंसर इकट्ठा नहीं करने पड़ते, मीडिया की आवाज दबानी नहीं पड़ती, झूठे भाषण नहीं करने पड़ते, कुछ भी बोलना नहीं पड़ता। और गोखले पुल जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं देश भर में हो रही है, मुंबई का, यहां से एक तरफ आ गया और दूसरी तरफ से यहां ऐसे आ गया, उसमें 2 मीटर की दूरी है, ऐसा कोई ब्रिज बनाता है, ये भी हम सोच नहीं सकते थे। पहले ब्रिटिश तो ऐसे सारे लोगों को कैद कर देती। तो ऐसे चीजें बनने लगी देश में, और जो बने हुए चीजें हैं IIM IIT वो सब हमने बनाई कह रहे हैं अमित शाह जी। तो ये सारी जो बातें हैं वो लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई है। बाकी भक्त जो है वो 2-4%, 3%, 4% जो है वो उनको ही वोट देंगे, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन वो वाली बात नहीं, समझिए आप कि पूरे देश में इनका मामला फंस गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि विफलता, अब ये इसलिए क्या करेंगे ये मैं बताता हूं। सिख इनके खिलाफ है, दलित इनके खिलाफ है, बहुजन वर्ग खिलाफ है, ओबीसी खिलाफ है, जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, मुसलमान खिलाफ है, प्रोग्रेसिव खिलाफ है, लेफ्ट वाले खिलाफ है। तो महिलाएं, इनके जो भक्त है वो छोड़ के, चरण चुंबक छोड़ के सारी महिलाएं भी खिलाफ है। तो इनके साथ है कौन? और आप देखिए यूपी और गुजरात छोड़ के कोई राज्य भी सीधी तरह से उनके हाथ में नहीं था, जबकि ईवीएम यूज हो रहा है। उनको किसी भी हालत में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि मोदी जी के लिए वो कुर्सी है, वही उनका एक रिश्तेदार बचा है, बाकी किसी से उनका रिश्ता नाता रहा नहीं। तो इन 2-4 लोग जो है उनके इर्द गिर्द, उनके लिए वो कुर्सियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए संविधान और हमारी आजादी इंपॉर्टेंट है। हम आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं, हम यानी विपक्ष भी है उसमें। और जो मीडिया, आप जैसे मीडिया जो है, गोदी मीडिया नहीं हुए, वो लोग संविधान और आजादी के लिए लड़ रहे हैं, यानी आइडियोलॉजी के लिए। देखिए कितना भी आप कोशिश करें, इंसान का मन जो है, आत्मा जो है, वो हमेशा कभी ना कभी जागती है। तो वो चाहे मायावती जी हो या एक आम इंसान हो, वो जानता है कि सच सही क्या है, सच क्या है और गलत क्या है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे दबाव डाल के सब डिलीट कराया गया, उससे इनका और चेहरा सामने आ गया, नकाब खुलते गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी लाएंगे तो अभी लोग तो समझ गए क्या बात हुई है। तो लक्षद्वीप में गए तो मालदीव ने सीधा इनकी सारी से अपनी भारत की सेना को वापस भेज दिया, सिविल ड्रेस वालों को भी वापस भेज दिया, और चाइना के साथ वो किया। यानी उपलब्धि जीरो है, मूर्खता परंपार है, यानी अपार मूर्खता के धनी है, और ऊपर से ये सब पेज फंसा के रखे हैं। अब आप समझिए कि इनका बोझ संघ परिवार पूरा ढह रहा है। कितने दिन ढहेगा? वो भी तो विकल्प देखेंगे, लोग जैसे भारत के देखेंगे। उनको मोदी का परिवार बन के तो कितने साल और चलेंगे? अंततः उनको यानी एग्जिस्टेंस का सवाल है संघ के, तो संघ परिवार ही रहना चाहिए उनको। तो वो नहीं रहा तो मोदी जी के साथ संघ भी अस्त हो जाएगा और भाजपा भी अस्त हो जाएगा। तो वहां पर गडकरी का चेहरा दिख रहा है, और वहां वो सिर्फ उद्धव का वो नहीं है खेल, मुझे लगता है इसमें कांग्रेस भी शामिल है।
और कांग्रेस भी चाहती है कि अगर बीजेपी का ही बनना है तो बने, लेकिन गडकरी जैसा बने जो संविधान की रक्षा कर सकता है। समझे? यानी जैसे कि एक बार संसद में अडवाणी जी को हाथ पकड़कर सोनिया और राहुल ही अभी बीच में आपने देखा होगा, मोदी काल में ही हुआ, ये चलाते लेके गए थे। तो वो बातें ऐसी छोटी छोटी और कई बातें हैं जो इनके लिए बहुत अब गले का फांस बनती है। इन्होंने आज का देखा, देखिए ऐसा है कि आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप आज डिस्को में गए, आप मदिरा पान किया, सब किए और उड़ा दिए। आपने नए पैसे का इंतजाम भी नहीं किया और आपने पुराने पैसे खर्च भी कर डाले और रिश्ते तो खत्म ही कर दिए। रिश्ते चीज ऐसी होती है कि जिनको खत्म होने में एक देर नहीं लगती, लेकिन बनाने में एक युग लग जाता है। जैसे आशंका परिवार ने, प्रमोद महाजन हो, अटल जी हो, इन्होंने ये पूरे देश में एनडीए के जो साथी थे उनको बनाने में एक अरसा गया उनका। उन्होंने बहुत प्यार से और शिद्दत से बाला साहब ठाकरे की ये मनाया गया, कई लोगों, जॉर्ज फर्नांडिस को मनाया। इन्होंने किसी की इज्जत नहीं की, सबको अपनी तरह से मैसेज भेजने के लिए वहां से आता है, वही व्हाट्सएप, वही इनके ट्वीट होते हैं। ऐसा होने लगा, खिलाड़ी नहीं, एक्टर नहीं, संशोधक नहीं, इसरो नहीं, आईआईटी नहीं है, सबका एक ही है, बस राम के दिन राम का नाम, मोदी जी के बर्थडे मोदी जी का नाम। ये सब जो इन्होंने किया वो सारी मर्यादा लांघने वाला था और जनता समझती है, तो जनता की स्पेस जो है वो खुद लेगी। तो नेता को कभी कभी जनता के कहने पे काम करने पड़ते हैं, वो दौर ये है। इसलिए देखिए, अगर जयंत चौधरी वहां गए हैं तो उसका अंजाम भी दिखेंगे। अगर मायावती जी संविधान के साथ आती है तो पूरा फल जो कांशीराम जी ने बीज बोया है उसका वो उनको मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि वो प्रधानमंत्री बनेगी या नहीं बने, हम कौन बताने वाले हैं, प्रधानमंत्री तो लोग बनाएंगे। लेकिन बात यह है कि कांशीराम जी ने, माननीय कांशीराम जी ने जो वो बीज बोया है वो ऐसा साधारण सा तो बीज नहीं है, वो बहुत असाधारण चीज है। इतिहास में बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने लाई थी, तो वो क्रांति का फल उनको मिलना है तो उनको संविधान के साथ रहना पड़ेगा। अब डर काहे का, अब हो गया, अब डर जितना डरना था वो डर थी। जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही थी। अभी आपने देखा होगा कि कल राहुल गांधी ने 5 युवाओं के लिए न्याय जो है वो राजस्थान में, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने, कांग्रेस ने इसकी घोषणा की, जहां पर पूरी तरीके से एक खाका जो है वो तैयार किया गया है कि आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो युवाओं का जो फ्यूचर है उसको किस तरह से बदल दिया जाएगा। पहली नौकरी पक्की, यानी कि ग्रेजुएट होते ही आपको 8,500 रुपए आपको पहले ही महीने मिल जाएंगे। इसके अलावा वो जो तमाम जो योजनाएं 5 जो बताई गई हैं बेहद महत्वपूर्ण है और लग रहा है कि जैसे बैठकर बहुत गहन चिंतन करके उन तमाम चीजों को, एक एक पॉइंट को देखकर उसमें उसको देखा गया है, जहां 30 लाख सरकारी नौकरियों से लेकर अप्रेंटिसशिप की बात से लेकर जो गिग वर्कर्स हैं उनकी बात को लेकर, महिलाओं की बात, यानी कि हर युवा के हर वर्ग को इसमें जो है वो कवर किया गया है। क्या आपको लगता है ये कदम रेवोल्यूशनरी हो सकता है आगे आने वाले वक्त में? क्योंकि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि मैं, मोदी का परिवार, मैं मोनोलॉग, मतलब यही तमाम चीजें सिर्फ मोदी जी हैं और वही सिर्फ अपनी छाती पीटते हुए वो नजर आते हैं। दूसरी तरफ हम राहुल गांधी को देखते हैं जहां वो हर वर्ग की बात कर रहे हैं। हालांकि आने वाले वक्त में जो घोषणा पत्र है उनका, उसमें महिलाओं से लेकर किसानों से लेकर सबकी अलग अलग बात की जाएगी, लेकिन अभी युवाओं को लेकर उन्होंने 5 जो घोषणाएं की हैं, इसको आप कितना रेवोल्यूशनरी मानते हैं? क्या ये 2024 के लोकसभा की तस्वीर को बदलने की क्षमता रखता है अगर ये जमीन पर उतरता है और लोगों तक पहुंचता है तो? आपको याद है 2019 की लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने युवा वोटर्स के लिए क्या किया था? एक आह्वान किया था और वो कितना आश्चर्य था। मैंने सुना तो मुझे लगा मैं सुन नहीं रहा हूं, ये सररियल है, ये कुछ कल्पना है, माया है। जब 40 जवान मारे गए, पुलवामा में मारे गए थे आतंकी हमलों में, तब प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में ये कहा कि क्या फर्स्ट टाइम वोटर इन जवानों के नाम से वोटिंग कर सकते हैं? याद है आपको? ये इस स्तर पे, यानी पूरा पाकिस्तान तोड़ने के बाद भी इंदिरा जी ने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तोड़ने के लिए फर्स्ट टाइम वोटर मुझे वोट दे सकते हैं। वो तो देंगे या नहीं देंगे वो बात अलग है, दिए या नहीं दिए। बात यह है कि इसकी 2019 की वो युवा या फर्स्ट टाइम वोटर के लिए जो प्रधानमंत्री का
एक लाइनर, वन लाइनर था? इसका ये जवाब है, युवाओं को एक भविष्य होना चाहिए। आपका भी परिवार है, हर परिवार की अपनी बच्चे हैं, उनकी भविष्य होना चाहिए। सिर्फ जय शाह का ही भविष्य हो और बाकी बच्चों को राम नाम लेकर आप जेल में या मंदिर में भेजो, ये तो नहीं चलेगा। तो सबके तो बच्चे हैं और बाकी भी बीजेपी लीडर्स के बच्चे हैं, उनको भी तो आगे बढ़ना है। अब सिर्फ बांसुरी भी ही नहीं है, वो उनको लोकसभा का टिकट मिला तो वो सुषमा जी नहीं रही, लेकिन सुषमा जी होती तो उन्हें, सुषमा जी जब थी तब उनका जो अपमान हुआ वो अच्छी तरह से याद होगा उनको भी। अगर याद होगा तो वो किस खेमे के साथ जाएगी वो भी तो आपको दिखेगा। तो ये सारी बातें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और ये बातें ह्यूमन नेचर और ह्यूमन इमोशन से जुड़ी हुई। मोदी सरकार की सबसे बड़ी गहरी निशानी क्या है मालूम है? घाव जो देश के लिए, इनको एम्पैथी नहीं है, संवेदनशीलता नहीं, यानी किसी के प्रति नहीं। आप किसानों को कील लगाकर और आप दीवारें खड़ी कर रहे हो और चाइना को के सामने झुक रहे हो, मालदीव ने आपका बैंड बजा दिया है। तो बात यह है, इतने छोटे देश, आप अपने किसानों को गले लगाने चाहिए। मनमोहन सिंह मौनी मोहन सिंह कहते थे सब लोग, और वो उसके ऊपर अरेस्ट नहीं हुआ करते थे। तो लोग वो स्पोर्टिंग लिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए बहुत सारे। और सबसे बड़ी चीज है कि जब किसान के नेता आए, किसानों के नेताओं को इज्जत के साथ प्रधानमंत्री मिले थे, उनकी जवाब थे। मोदी जी की समस्या ये है कि उनके पास जवाब नहीं। अब उनका सवालों का अर्थ देखिए, उसके लिए एक आपको बेसिक जैसे कि मैं आपको याद दिला दूं कि अकेले गडकरी नहीं है, और एक भाजपा के सांसद है जो रिटायर हो गए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी। वो तो ये बार बार कह रहे हैं, वो तो जो शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी के लिए, वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वो तो खुलेआम कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं मैं योद्धा हूं, मैं कहूंगा ये बात। और अर्थनीति से लेके, परराष्ट्र नीति से लेके, किसान से लेके चाइना तक, हर चीज में एक फेल्यूर है और हताशा है। देश का हैप्पीनेस इंडेक्स में हम धरातल में पूरी धाराशाही हो गए हैं, खुश नहीं है कोई जी। तो ये सिर्फ मोदी जी, शाह जी और डोवाल जी और अडानी जी खुश हो और अंबानी जी की प्री वेडिंग सेरेमनी हो, इसलिए तो देश में कुर्बानियां नहीं दी गई थी आजादी के लिए। सारा देश भी तो खुश होना चाहिए ना। तो वो खुशी के लिए क्या करना चाहिए, ये हर नेता सोचे। तो मायावती जी को इंडिया अलायंस में आना चाहिए। बीजेपी को डर, देखिए मायावती जी को भी प्यार से और मोहब्बत से या अच्छे से बीजेपी के साथ नहीं रही है या इंडिपेंडेंट नहीं रही, वो टेंशन, स्ट्रेस से रही है। इनको डराया गया, धमकाया गया। अब वो कहेगा अब हो गया एक, इसके बाद तो सिर्फ डर का समंदर है और वो तैर के जाना है। इससे बेहतर यह है कि अभी उसको खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल, तो इंतजार हमें करना होगा कि क्या आचार संहिता लगने के बाद, यानी कि 14 तारीख ये बताया जा रहा है जब लोकसभा के जो तारीखें हैं चुनाव की, उसका ऐलान कर दिया जाएगा। ये वो तारीख है और इसीलिए उससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो खत्म हो रही है 13 तारीख को, और महाराष्ट्र में एक बड़ी रैली हम वहां पर भी देखेंगे। और तब भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि वहां से किस तरह का मैसेज जाता है और किस तरह की वहां पर जनसभा होती है। क्या वैसा ही हमें सब कुछ देखने के लिए मिलता है जो हमने देखा था गांधी मैदान में पटना के, जहां 10 लाख से ज्यादा जुड़े थे और तेजस्वी का एक करिश्मा था वहां पर, करिश्मा है अभी भी, जलवा जो है उनका वो देखने के लिए मिल रहा है पूरे बिहार में। और फिर अखिलेश और राहुल गांधी का वहां पर होना, तो क्या ऐसी कोई तस्वीर बनेगी? लेकिन फिलहाल जिस तरह से नितिन गडकरी को लेकर उद्धव ठाकरे ने जो दाव खेला है, इंतजार करना होगा कि क्या नितिन गडकरी की तरफ से कोई इसको लेकर जवाब आता है या नहीं, और मायावती क्या सोच रही है। लेकिन ये जरूर है 3 राज्य जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, 80, 48 और 40, यानी कि यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, वहां पर बीजेपी की नैया फिलहाल डूबी हुई है और उसे बहुत कुछ अभी करना पड़ेगा पार पाने के लिए। बहुत शुक्रिया राजू जी, आपने अपना बहुत कीमती हमें वक्त दिया। बहुत बेबाक तरीके से आप बोलते हैं, लोग आपको देखना और सुनना पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।